देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन को दो तरीके से समझा था, एक तो है सेट यानी कि रिलेशन के फॉर्म में समझा था, और एक हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन एक एक्टिविटी है या फिर ऐसा कोई मशीन है जिसमें हम लोग जैसा इनपुट देंगे और जैसा प्रोसेसिंग होगा उसके हिसाब से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अच्छा, आज फंक्शन ही कंटिन्यू होगा। फंक्शन पे हमें और क्या क्या पढ़ना है, देखो हम लोग को पढ़ना है डोमेन, ठीक है। डोमेन पढ़ना है। टर्म्स जो है, इसमें टर्म्स में क्या क्या पढ़ना है, टर्म्स यूज्ड इन फंक्शन। फर्स्ट है डोमेन। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को कोडोमेन। रेंज, प्री इमेज, इमेज। पहले ये कुछ पॉइंट्स हमें कवर करना पड़ेगा। तो जैसे लिखे वैसे लाइन बाय लाइन ही समझो। देखो, सबसे पहले हम लोग डोमेन और कोडोमेन दोनों ही समझते थे कि एग्जांपल लेते देखते उसमें कितना सारा टर्म्स कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 1 2 5 7 9, 1 2 5 7 और 9, ठीक है। और एक सेट बी लिया 3 6 15 21 27 और 30। ये मैंने दो सेट ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन ए टू बी। लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था कैसे करके फंक्शन को लिखा जाता है, इसका मतलब है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अच्छा, और फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x, ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन है और इसको अगर हम लोग रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उस केस में एफ इक्वल हमारा क्या क्या पेयर्स आएगा, रिलेशन के फॉर्म में लिखने का मतलब एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। तो अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x है तो उस केस में मेरा क्या क्या यहाँ पर आ सकता है। पहले बोलो एक्स का वैल्यू क्या क्या है। 1 2 5 7 9, क्योंकि पहला सेट ए वही क्या होता है एक्स का वैल्यू, और जो बी है उसमें क्या होता है वाई का वैल्यू, मतलब आउटपुट या एफ ऑफ एक्स या फिर वाई जो भी हो, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले 1 देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले क्या अवेलेबल है 1, तो अगर हम लोग यहाँ 1 देंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 3, ठीक है। ये हो गया रिलेशन के फॉर्मेट में। उसके बाद वाला 2 6, ठीक है। हमें पहला वाला पहले ही बोलना है, पहले एक्स बोलना है उसके बाद ही वाई बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 5 15। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा 7 और 21, और उसके बाद क्या आएगा 27। ये हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, ठीक है। ये हम लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने जस्ट याद दिला दिया। अब ये बन गया। अब अगर कोई पूछे कि बताओ डोमेन क्या है, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो क्या आंसर देंगे। डोमेन का मतलब होता है, हाँ बोलो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल, ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिलेशन में भी पढ़ा था, वहां पर भी सेम चीज था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होगा तो वही हो गया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सेट ए, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन यही निकला कि सेट ए। और कोडोमेन का मतलब, हाँ मतलब सेट बी, यानी हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। अगर इसको फर्स्ट लिखा है तो उसको हम लोग सेम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड बोलेंगे तो हमें आसानी से याद रह जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि सेट बी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेट बी।
तो समझ में आया कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आया, मान लो मैंने ऐसा एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन, ये एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, डेटा कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन P2S, ठीक है। इसमें बोलो कि कौन सा डोमेन है और कौन सा कोडोमेन। हाँ, जो पहला वाला है, देखो, क्योंकि ए सेट जो है, ए टू बी का मतलब पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ए टू बी का मतलब ही ए, और ए जो है इनपुट सेट, बी जो है आउटपुट सेट। तो डोमेन हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट पी, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट एस, ठीक है। ये समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल। अच्छा, अब इसी में हम लोग रेंज को भी पढ़ते हैं, चलो ये जो एग्जांपल लिया ना, इसी में हम लोग रेंज को भी देखते हैं। देखो रेंज क्या होता है, ये पहले वाले एग्जांपल में ही देखते हैं। रेंज को कहाँ लिखे, इसी एग्जांपल में दिखाना है। अच्छा, पीछे ही लिखते, सेम एग्जांपल से ही करेंगे, चलो रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, set of second elements which are part of function set, ठीक है। अच्छा, तो रेंज का डेफिनेशन लगभग लगभग कोडोमेन की तरह ही लगेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, वो तो कोडोमेन में भी लिखा था सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैंने क्या लिखा है, विच आर पार्ट ऑफ फंक्शन सेट। अब तुम लोग को मुझे बताना है कि रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन से एग्जाम्पल से बताना है, पहले वाले, क्योंकि दूसरे वाले में तो कुछ डेटा है नहीं कि तुम लोग वहां से बताओगे। तो ये एप्लीकेबल हो रहा है क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल के लिए। तो बोलो इसमें क्या क्या है, 3, 6, 15, 21, 27। आंसर सही हुआ है। देखो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया, रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट जो फंक्शन सेट में है, ठीक है, ओरिजिनल सेट में नहीं, जो फंक्शन सेट में सेकंड एलिमेंट है। तो फंक्शन सेट में तुम लोग खुद देखो क्या क्या है, 3, 6, 15, 21 और 27, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेंज। तो रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क हुआ, कोडोमेन में सारे सेकंड एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट में चल रहा है। सेट का मतलब जैसे ए टू बी, ठीक है, पी टू एस, उसमें जो मेरा सेकंड वाला सेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेंज में फर्क क्या हुआ, रेंज में फर्क ये हुआ कि रेंज में हम लोग जब सेकंड एलिमेंट्स को लेंगे वो फंक्शन सेट से लेंगे, ठीक है। तो हमेशा, अच्छा मुझे एक चीज बोलो तो, कि यहाँ पर कोडोमेन और रेंज इक्वल हुआ कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, क्यों नॉट इक्वल हुआ बोलो तो, एक एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। देखो हम लोगों ने रेंज में क्या क्या लिखा है, देखो तुम लोग 3 लिखे हो, 6 लिखे हो, 15, 21 और 27। क्यों, क्योंकि हम लोग का 30 नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कोई इनपुट रखा नहीं था। क्या रखने से 30 आ जाता, 10, ठीक है। 10 अगर रखते ये हम लोग का 30 आ जाता, मतलब यहाँ पर 10, 30 एक पेयर बन जाता, लेकिन वो हम लोगों ने रखा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रखते तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाता है, इक्वल। तो रेंज और कोडोमेन मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब सारे इनपुट के लिए सारे आउटपुट अवेलेबल होंगे, हर एक इनपुट के लिए अपना अपना आउटपुट होगा। और अनइक्वल कब होगा, मतलब देखो कम होगा, ठीक है। हमेशा रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट, ठीक है, क्योंकि जो कोडोमेन है उसी के अंदर ही रेंज रहेगा, क्योंकि फंक्शन सेट में जो आउटपुट आएगा वो तो यहां से ही आएगा, इससे कम आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। इससे कम आया, देखो 3, 6, 15, 21, 27, 30 नहीं था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है 3, 6, 15, 20, 27, 30 के अलावा भी कुछ आ गया, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ के इनपुट के हिसाब से डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए रेंज जो है वो हम लोग का कभी कभी कोडोमेन के साथ इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, सेकेंड एलिमेंट है। लेकिन अगर फंक्शन सेट में वो सेकेंड एलिमेंट नहीं रह रहा है तो फिर उस केस में वो हमारा वैल्यू जो है नंबर के हिसाब से कम हो सकता है। तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ फंक्शन सेट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेंज। तो छोटा छोटा ही डिफरेंस है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि
अच्छा, इसमें प्री इमेज, इसी एग्जांपल में प्री इमेज भी बता देते हैं, ठीक है। प्री इमेज का मतलब क्या होगा, हम लिख रहे हैं, तुम लोग बता सकते हो। प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब होता है इनपुट जो भी होगा वो प्री इमेज, और इमेज जो है आउटपुट होगा। जैसे कि अगर हम लोग मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो हम लोग देख रहे हैं, वो तो इनपुट हो गया, जो हमें रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आउटपुट हो गया। तो प्री इमेज और उसका इमेज, ठीक है। तो प्री इमेज क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। और हाँ, ये आउटपुट। अच्छा बोलो, इसमें प्री इमेज क्या क्या है। हाँ, सेट ए, यानी डोमेन हमारा क्या है, प्री इमेज, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, इमेज, क्योंकि आउटपुट ही तो इमेज है, तो जो आउटपुट है वही मेरा जो है क्या बोलते हैं उसे, इमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ड्रॉ करके भी देख सकते हो, हम मैपिंग करके दिखाते हैं। ए में हम लोगों ने क्या क्या डेटा लिया था बताओ तो, 1 2 5 7 और 9, वो पहला वाला एग्जाम्पल ही बोल रहे, क्योंकि डेटा तो एक ही एग्जाम्पल में मैंने लिया है ना। अच्छा, बी में क्या क्या है, बी सेट में क्या क्या है बताओ। 15 21 27 30, ठीक है। जब मैपिंग करोगे तो ऐसे लिखना है, क्योंकि हम लोग सेट ए का एलिमेंट लिख रहे हैं, सेट बी का एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जब मैपिंग किए, मैपिंग करने का मतलब है कि इनपुट के रेस्पेक्ट में क्या आउटपुट मिला, तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना मिला, 3, ठीक है। 2 के रेस्पेक्ट में कितना मिला था, 6, 5 के रेस्पेक्ट में कितना मिला था, 5 3 15, 7 3 21, 9 3 27, ठीक है। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक को हम लोगों ने क्या बोला था, अभी सीखा, बोलो, रेंज, ठीक है। यहां से लेके यहां तक को हम लोगों ने क्या बोला, रेंज। और ये जो है हम लोग का, ये जो बच गया, ये जो अच्छा, इसको और एक चीज क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे ए को क्या बोलेंगे, डोमेन, और पूरे बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। देखो, ये ड्रॉ करके भी हम लोग याद रख सकते हैं छोटे से ड्रॉ से भी समझ सकते हैं। पूरा ए सेट डोमेन, पूरा बी सेट कोडोमेन, 3 से लेके 27 तक कवर करेंगे तो क्या मिल गया, रेंज, ठीक है। अच्छा, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक है। इसको हम लोग इमेज बोलेंगे। और रेंज जो है वो सबसेट का क्या हो जाएगा, सॉरी, रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या हो जाएगा, सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऐसा होगा कि रेंज जो है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो, यहाँ ड्रॉ से भी पता चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोग का कोडोमेन है, पूरा बी सेट कोडोमेन है, उसका कुछ एलिमेंट जो है रेंज में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब इमेज, प्री इमेज में क्या है, जैसे कि देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, मुझे एक चीज बोलो कि एक, यहाँ पर ही हम एग्जाम्पल इसी का ही बना रहे, जैसे कि अगर मैंने पूछा तुम लोगों से कि आउटपुट ऑफ 1 क्या है, वो 3, 1 का आउटपुट क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट मतलब क्या, इमेज की प्री इमेज, इमेज, तो हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, इमेज ऑफ 1, क्या आ जाएगा आंसर, 3। एक ही बात है, बस जो हम लोग का लैंग्वेज है मैथ्स में वो हमें सीखना है। जैसे मैंने बोला, इनपुट ऑफ 3, इनपुट ऑफ मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि इनपुट टू गेट 3, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, 1, ठीक है। अब इनपुट को हम लोग मैथमेटिकल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्री इमेज, तो प्री इमेज ऑफ 3 कितना हो गया, 1, ठीक है। ये याद रखने के लिए और कुछ नहीं कि क्या होता है, ताकि याद रह जाए कि हम लोग का प्री इमेज और इमेज कैसे करके हम लोगों ने डिफाइन। अच्छा, अगर हम अभी तुम लोग को इंस्टेंट पूछते हैं, बोलो, कुछ नहीं देख के, कॉपी में मत देखो, मुझे बोलो इमेज ऑफ 5 क्या होगा, ऐसे करो, इमेज ऑफ 5 15 होगा, ठीक है, इमेज ऑफ 5 15 होगा। अच्छा, और अगर हम पूछे कि इमेज ऑफ 20, प्री इमेज ऑफ 21 7, ठीक है।
तो वही इनपुट आउटपुट को चेंज करके हमें देख लेना है। तो इतना याद रखो कि इनपुट का मतलब जो दे रहे हैं पहले, इमेज के पहले जो है, तो कुछ देंगे तो उसके रिगार्डिंग इमेज बनता है, ठीक है। तो प्री इमेज, और ये हम लोग का हो गया इमेज। अच्छा, नेक्स्ट देखो, रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, उसका एक एग्जांपल देते हैं। देखो जैसे कि मान लो ए से 2579, बी से 4, 10, 14 और 18। फंक्शन ए टू बी एफ ऑफ एक्स 2x, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें रेंज क्या होगा। रेंज बताने का मतलब क्या बताना है, बोलो, याद है क्या बताना है? हाँ हाँ, देखो रेंज का मतलब हम लोग का क्या होता है, सेट ऑफ, क्या होता है बोलो, ऑल, मतलब आउटपुट जो हमारे फंक्शन सेट में आएगा, है ना। तो फंक्शन सेट में क्या क्या आएगा, 2 देने से 4 आएगा, 5 देने से 10 आ जाएगा, 7 देने से 9 देने से 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन सेट में सारा ही पेयर्स आ जाएगा, मतलब 2, 4, 5, 10, 7, 14, 9, 18, अगर सारा ही आता है तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा, फिर ये सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, 4, 10, 14 और 18, सब आएगा कि नहीं, ये समझ में आया? देखो अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार एफ लिखो, क्लियर हो जाएगा। ये देखो 2, 4 कितना होता है, 5, 10, तो लिखना है नहीं, 7, 14 और एक क्या हो जाएगा, 9 और 18, ठीक है। ये बन गया रेंज का डेफिनेशन। आप देखो क्या लिखा था, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट विच आर पार्ट ऑफ फंक्शन सेट। तो फंक्शन सेट में जो सेकेंड एलिमेंट है, तो फंक्शन सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये रहा, 4, 10, 14, 18, ठीक है। तो ये सब आ गया। तो यहाँ पर ये जो है, अब इसका कोडोमेन बताओ क्या। हाँ, कोडोमेन का मतलब सेट बी हो जाएगा, और सेट बी में भी क्या है, वही है, 4, 10, 14, 18। तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल बन गया जहां पर कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, ऐसे लिख लो, रेंज में इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो इक्वल भी हो सकता है या सबसेट हो सकता है, सुपर सेट तो नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, रेंज या तो इक्वल हो जाएगा कोडोमेन के साथ, या फिर उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये सब ना हमें एमसीक्यू में पूछेगा। अच्छा, प्री इमेज के तो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, इनपुट, इनपुट, और इसको और एक चीज अगर तुम लोग के पास जगह है तो लिख सकते हो, इनपुट और फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ फंक्शन से। अगर जगह नहीं है चलो पीछे लिखवा देते, चलो प्री इमेज को और एक लाइन से थोड़ा डिफाइन कर लो। प्री इमेज मैंने तो सिर्फ लिखा है ना इनपुट, लेकिन इनपुट किस रेस्पेक्ट में, तो लिखो इनपुट और फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ही हम लोग का इनपुट होता है, तो जो इनपुट है वही फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही इनपुट, लेकिन देखना कहाँ है, इन ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन सेट। फंक्शन सेट में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वही तो हमारा इनपुट होता है। और इमेज, इमेज का मतलब हो जाएगा आउटपुट और सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन सेट। इनपुट और फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ फंक्शन सेट में देखना है, जो इनपुट होगा, और इनपुट आउटपुट का पेयर जो है वो तो फंक्शन सेट में ही दिखेगा, बाकी तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहेगा, है ना। अच्छा, रेंज इक्वल होगा वो तो मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट दिन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जिसमें क्या क्या पढ़ा था,
वन टू वन, और क्या पढ़ा था, मेनी टू वन, और एक भी पढ़ा था वन टू मेनी, लेकिन वो तो फंक्शन होता है नहीं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है उसको हम लोग जो है दो तरीके से डिफाइन कर सकते। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक होता है बेस्ड ऑन मैपिंग, एक होगा बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग का मतलब वही वन वन, और क्या हो जाएगा, हाँ वन वन फंक्शन या मैपिंग जो भी लिखो चलेगा। और दूसरा हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेंज। रेंज के ऊपर बेस्ड करके दो तरीके का होता है, ऑन टू, ONTO लिखना है, ऑन टू फंक्शन, और दूसरा हो जाएगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। और एक होता है बाइजेक्शन फंक्शन, इसको अलग से लिख, BIJECTION। वन वन मेनी वन, और वन टू मेनी मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन रेंज में ये सीखेंगे आज, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, और एक लिखा है बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, वन वन फंक्शन हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। वन वन फंक्शन का और भी कुछ नाम होता है तो वो लिखवा देते हैं। वन वन फंक्शन क्या था, जब एक इनपुट के लिए पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसको एक बार लिखते हैं क्योंकि इसका ना और भी दो तीन नाम है, तो कोई भी नाम से पूछ सकता है। तो यहाँ पर हेडिंग कर दो वन वन फंक्शन, छोटा सा दो लाइन में लिखना है। लेट फंक्शन सच दैट ए टू बी, ऐसे करके रीड करना होता है फंक्शन, और ये सच दैट ए टू बी इफ different elements in A have different images in B, then F is said to be a one-one function and also called as इंजेक्टिव बोला जाता है, INJECTIVE, इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग का वन वन हुआ, वन वन तो हम लोगों ने लास्ट दिन काफी सारा देखा था, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना थी, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके साथ साथ क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग, फंक्शन मैपिंग एक ही बात होता है, तो वही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लिखो मेनी वन फंक्शन। लेट फंक्शन सच दैट ए टू बी if two or more element in A have common image in B, then F is said to be many one function, many one या many to one, many to one function। मेनी टू वन में हम लोग का क्या था कि मोर देन वन इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है, ऐसे सिचुएशन को हम लोगों ने मेनी टू वन बोला, ठीक है। जैसे
याद है क्या था? जैसे कि मान लो ये वाला -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। और बी में मैंने लिख दिया 0 1 और 4, और फंक्शन सेट कर दिया मान लो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 1 to 1 तो याद रहता है, तो इसका मैंने और एक एग्जांपल दे दिया। तो इसमें देखो हम लोग ये ए सेट में क्या क्या दे सकते हैं? -2 -1 0 1 और 2। बोलो इसके अगेंस्ट में हमें अगर एफ एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? -2 देने से 4, -1 देने से 1, 0 देने से 0, 1 देने से 1, 2 देने से 4। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, -2 से भी 4 आया, और 2 से भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, मैंने ना 2 बार 1 और ये लिख दिया। एक्चुअली मेरा आउटपुट में क्या क्या आएगा? ओनली 4 1 और 0। मैंने गलती से 2 बार लिखा है, 2 बार नहीं लिखना है, 4 1 और 0 आएगा। तो -1 से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 से भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। -1 से भी 1 आ रहा है, 0 से 0 आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग का क्या होता है कि एक इनपुट से जो है, एक इनपुट का अगर मोर देन, सॉरी, एक आउटपुट का अगर मोर देन 1 इनपुट है ना। जैसे 4 का 2 इनपुट है, -2 भी है और 2 भी है, ऐसे रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी टू 1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। लेट function such that a to b, if every element in b has at least one pre-image in a, comma, then f is onto function. F is onto function, and also called surjective function. और इसमें और एक पॉइंट ऐड करेंगे, हियर लिख दो, हियर रेंज इक्वल कोडोमेन होता है। अभी एग्जांपल से पूरा चीज समझ में आ जाए। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऑन टू फंक्शन के केस में होगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन के केस में होगा। अच्छा, तो ऑन टू फंक्शन को, ये तो डेफिनेशन गया। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, चलो। दोनों साइड ऑन टू इन टू करके लिखो, ताकि डिफरेंस जो है उससे आसानी से याद रह जाए। ऑन टू में लिखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has at least one pre-image। और इनटू वैसे तो मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा है, लेकिन डिफरेंस के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इवन, ऐसे लिखो, इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट is not having a pre-image। ये की पॉइंट्स है याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आज हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया बोलो, तो जहां पर हम लोग का एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। इसका मतलब क्या है? कोडोमेन मतलब कौन सा सेट, पहले ये याद करो। हाँ, और उसमें हमारा कम से कम
एक प्री इमेज होगा, एटलीस्ट वन प्री इमेज होगा हर एक एलिमेंट का कोडोमेन पे। अच्छा देखो, मैंने जो एग्जांपल आज दो दिया था स्टार्टिंग में ही, कौन सा गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पर। अब इसके साथ पढ़ते हैं, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अच्छा कोडोमेन कौन सा था, सेट बी। सेट बी में जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट, एवरी मतलब सारे हो गए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। अच्छा प्री इमेज कौन सा है, प्री इमेज का मतलब इनपुट क्या, आउटपुट, इनपुट। तो क्या सभी इनपुट का एक मतलब यहाँ पर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, क्या सभी का प्री इमेज है, 3 का प्री इमेज है क्या, 1। 6 का प्री इमेज है 2। 15 का प्री इमेज है क्या, 5। 21 का है, 27 का है, लेकिन क्या 30 का कोई प्री इमेज है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये फिर कौन, ये क्या ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है, सभी का कम से कम एक प्री इमेज होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर कौन सा एग्जाम्पल हमारा मैच होगा, उसके बाद वाला देखो। यहाँ पर जहां पर हम लोग का रेंज इक्वल क्या हुआ था, कोडोमेन, देखो क्यों मैच होगा। हम लोग को क्या करना है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, ये कोडोमेन था, एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। 4 का एक प्री इमेज है, हाँ है। 10 का प्री इमेज है, हाँ है 5। 14 का प्री इमेज है, हाँ 7 है। 18 का प्री इमेज है, 9 है। अब एक है, एक से ज्यादा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये x का स्क्वायर होता, मान लो सिर्फ x का स्क्वायर होता, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते, ये यहाँ पर 9 से ही 18 आएगा। चलो ऐसा डेटा भी तो होता है ना, जैसे -1 से भी स्क्वायर होने से क्या आता है, 1 आ गया, और 1 से भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 बात बोला है कि कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी होता है तो कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब कोई बिना पेयर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सभी का जोड़ीदार होना चाहिए। देखो यहाँ पर सभी का जोड़ीदार है, ठीक है, ये सब जोड़ी बना रहा है, लेकिन ये देखो ये बेचारा सिंगल है ना, उसका जोड़ी नहीं है, ठीक है। तो वही बात हो गया कि सबका जोड़ी अगर बन जाता है तो फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। सबका जोड़ी अगर बनेगा तो ही ऑन टू होगा, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इनटू में देखा, देखो क्या बोला है, इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, मतलब एक किसी एक को सिंगल रहना पड़ेगा, ठीक है। सभी के फ्रेंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी एक को तो सिंगल रहना पड़ेगा। तो ये हमारे कौन से एग्जाम्पल से मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लो अपने समझने के लिए, एग्जाम्पल 1 क्लास के स्टार्टिंग का, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2, ठीक है। और बार बार हम एग्जाम्पल उसी को नहीं लिखवा रहे, एग्जाम्पल 2। और इसके लिए ना एक काम करो, एग्जाम्पल 2 में भी लिख लो तुम लोग, तो बाद में याद रहेगा। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखोगे, कौन सा फंक्शन लिखोगे, बोलो, ऑन टू। ये कौन सा फंक्शन का एग्जाम्पल है, ऑन टू। एग्जाम्पल 2 जो है ना, ऐसे 2 भी लिख दो, मैंने लिखा नहीं, एग्जाम्पल 2 में इसको ऑन टू भी लिख दो ताकि याद रहे। और एग्जाम्पल 1 को लिख दो इन टू, क्योंकि जब कभी देखोगे फिर भूल जाओगे। अभी तो याद रहेगा कि आज स्टार्टिंग में ये किए हैं। तो ये हो गया हम लोग का इन टू। और ये हम लोग का क्या था, ऑन टू के इनटू, ये वाला ये सेम ही था ना एग्जाम्पल, हाँ सेम। ये हम लोग का वैसे क्या आया था, इनटू, ठीक है। अच्छा अब देखो ऑन टू का तो मैंने पूरा लिखवाया था, मतलब यहाँ पर अगर याद रखने का तरीका देखे तो कम से कम एक को सिंगल रहना पड़ेगा, ठीक है। एक को सिंगल रहना पड़ेगा तभी तो वो ऑन टू होगा, बोलो। एक को सिंगल रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने लिए चाहो तो इसको अपने जैसे जिसको लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में लिख लो कि एक सिंगल रहना चाहिए कम से कम, तब वो होता है ऑन टू फंक्शन। और सभी का जोड़ी है तो वो क्या हो गया, इनटू फंक्शन। ओ उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा ठीक है। तो ये जो है इसमें सभी का जोड़ी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक सिंगल रहेगा, इसमें सिंगल होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई सिंगल होना चाहिए। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, याद रखने की। और यहाँ पर सभी का पेयर्स, सभी के जोड़ीदार बनने चाहिए।
अब इनटू फंक्शन का भी हम डेफिनेशन लिखवा देते जो पहले नहीं लिख पाया। इनटू फंक्शन, और इसको और क्या नाम से जाना जाता है, लिखो लेट ए सच दैट ए टू बी इफ इवन one element in B codomain is not having any pre-image in A। तो हमारा जो एग्जाम्पल 2 है वही तो इंटू एग्जाम्पल 1 जो है वही हमारा इंटू फंक्शन। एग्जाम्पल 1 में क्या हुआ था, 30 रह गया था, ठीक है। तो वही हो गया कि कम से कम एक एलिमेंट जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा 30 था, जो कि बी में था, अकेला रह गया, उसका कोई पेयर नहीं बना, ठीक है। इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज, ठीक है। अब ए में उसका कोई जोड़ीदार नहीं था, ए में जो भी रहता है वही तो प्री इमेज होता है, ठीक है। इन ए then f is said to be an onto into function, into function। अच्छा, तो यहाँ पर क्या ऑकर होगा बोलो, तो यहाँ पर ऐसे होगा, इन अदर वर्ड, ये जो है हमारे एमसीक्यू में काम आएगा। इन अदर वर्ड इफ इवन वन इज सिंगल इन कोडोमेन सेट, मतलब अगर हम लोग इसको एक ही लैंग्वेज में बोलना चाहे कि कोई एक बच गया हो कोडोमेन सेट में, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन तब बन जाएगा। और इनटू फंक्शन में फिर रेंज कोडोमेन का क्या रिलेशन होगा, इक्वल वाला कि सबसेट वाला, सबसेट वाला, ठीक है, क्योंकि एक अगर बच जाएगा तो फिर इक्वल कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑलवेज क्या होगा, रेंज सबसेट ऑफ क्या होगा, को डोमेन, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला जो डेफिनेशन लिखा था ऑन टू फंक्शन, उसमें क्या होगा, ऑलवेज रेंज और कोडोमेन बराबर हो, वो लिख लो ऑलवेज, उसमें रेंज और हाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है, देखो हियर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पर लिखवाया है मैंने रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जो तुम लोगों ने इसके पहले वाले डेफिनेशन में लिखा होगा, ठीक है। इसमें रेंज कोडोमेन बराबर होता है, इसको हाईलाइट करके रखो क्योंकि इसमें से पूछ सकता है। यहाँ रेंज कोडोमेन बराबर होगा, ठीक है। बराबर इसीलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी नहीं छूटेगा जिसका पेयर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक छूट जाएगा, एक या उससे ज्यादा, ठीक है, इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पर रेंज जो है वो सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। अच्छा, और वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, वो मैंने लिखवाया तुम लोग को, हाँ। और मेनी वन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, तो ये भी याद रखना, ये मैंने लिखा था, सर्जेक्टिव बोलते हैं मेनी वन को, लिख देंगे। अच्छा, मैंने ऑन टू को, हाँ ठीक है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और हाँ ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और वन वन को इंजेक्टिव। हाँ इसमें ये देखो, ये पॉइंट को ऐसे कर लो, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, इसका दूसरा कलर, ठीक है, नहीं तो बाद में ये दिखेगा नहीं छोटा छोटा। और यहाँ पर और एक चीज लिखना है, बाइजेक्टिव भी बताते हैं, जैसे कि देखो ये पूरा जीस्ट हो जाएगा, वन वन, और इधर लिखो ऑन टू। वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, दोनों मिला के, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, अगर दोनों चीज मिलके होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। ये लिख लो, समझा देंगे बाइजेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को ऐड करने से बाइजेक्टिव आता है बेसिकली। यहाँ पर एक लाइन लिख लोगे, यहाँ पर लिखो ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन is said to be bijective and also called, इसका और एक नाम भी होता है, and also called one to one correspondence।
1 to 1 corresponds. अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल लेके तुम लोग को बताना है कि वो क्या फंक्शन है। पहले मैपिंग के हिसाब से बताओ कि 1 1 है कि मेनी टू 1 है, और उसके बाद ऑन टू इनटू भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल लेंगे। लिखोगे? एग्जाम्पल 1, ए 2 5 7 11, बी 8 20 28 44 और 48। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 4x। अच्छा, अब इसको पहले कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद बताओ कि इसमें क्या बताना है तुम लोग को, ये कैसा फंक्शन है। तो उसके लिए क्या बनाओगे, पहले फंक्शन सेट बनाओ। ठीक है, तो आसानी से आंसर दे सकते हो। तो एफ में क्या क्या पेयर आएगा वो लिखो। पहला 2 8 आएगा, 5 20 आएगा, 7 और 28 आएगा, 11 और 44 आएगा। ठीक है, ये बन गया। अब सबसे पहले मैपिंग के हिसाब से बताओ, मैपिंग के हिसाब से कितना टाइप है देख लो। मैपिंग के हिसाब से कितना टाइप है, 1 1 और मेनी टू 1। तो फंक्शन तो ये बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला बात है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं है। ठीक है, फंक्शन बनेगा, जो भी एग्जांपल लेंगे फंक्शन वाला ही ले रहे हैं। फिर भी एक बार देख लो कि फंक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। अब बताओ ये कैसा फंक्शन बना है, 1 1 की मेनी टू 1? 1। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया है 1 1। अच्छा, अब ये बताओ इसके साथ नेक्स्ट जो टाइप है, इनटू है कि ऑन टू है? इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन देखो थोड़ा याद रखने में मुश्किल होता है, इनटू ऑन टू कंफ्यूजन हो जाता है। इनटू का मतलब कोई भी एक याद रखो, अगर कोई सिंगल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू। तो यहाँ पर देखो कौन सिंगल है, 40, इसका कोई पेयर नहीं बना, तो फिर वो क्या हो गया, इनटू फंक्शन। और यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन बना, रेंज जो है सबसेट ऑफ क्या हुआ, कोडोमेन। ठीक है, है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ए 6 8 14 और 10, बी 3 7 5 और 4, और फंक्शन लिया है मैंने x/2। तुम लोग को सेम वही बताना है, 1 1 है कि मेनी 1 है, इन टू है कि ऑन टू है, और रेंज कोडोमेन में क्या रिलेशन बने। 1 1 का ठीक बोला, रिपीट बोल, ऑन टू कोडो, रेंज इक्वल। ठीक है, फंक्शन लिखो पहले, फंक्शन में क्या क्या आएगा, 6 इनपुट देने पे 3। अच्छा, 8 इनपुट देने से 4। अच्छा, 14 इनपुट देने से 7, 10 इनपुट देने से 5। जैसे ये बन गया, अब देखो यहाँ पर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी हम लोग का रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब
अगर हम लोग मैपिंग में जाते हैं, क्या ये 1-1 मैपिंग हुआ? बिल्कुल। 6 के लिए 3, 8 के किसी का सेम कुछ भी नहीं है कि 6 देने पे 3 आ रहा है, 8 देने पे भी 3 आ रहा है, ऐसा होने से मेनी टू वन होता है। सबका सिंगल सिंगल है, तो ये क्या बन गया? 1-1 मैपिंग के अकॉर्डिंग। अब इंटू ऑन टू, इंटू मतलब अगर कोई सिंगल रह जाएगा, ठीक है, कोई सिंगल रहा है, देखो 3754 सभी यहाँ पर आ गए 3754, तो कोई सिंगल नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? ऑन टू। अब जैसे ही ऑन टू होगा तो फिर रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रेंज जो है वो कोडोमेन के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसको भी देख लो एक बार। कोडोमेन मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, और रेंज का मतलब 3, 4, 7, 5 को जब एक साथ लिख लोगे एक जगह पे वो बन जाएगा रेंज, तो 3, 7, 5, 4 एक ही बात है। वैसे ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है सेट में, तुम लोग 3, 7, 5, 4 लिखो या 3, 4, 5, 7 लिखो, बात एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। ए सेट में 2, नहीं -2 लिखो, -2, -1, 0, 1 और 2। और बी में लिखेंगे 0, 1, 2, 4। ए फॉर एक्स, एक्स का स्क्वेयर। तुम लोग को वही सेम चीज ही पूछा है मैंने, ठीक है, 1-1 ऑन टू, 1-1 मेनी वन ऑन टू इंटू रेंज कोडोमेन में रिलेशन। सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो एफ निकालेंगे, बोलो एफ में क्या क्या आएगा? अगर हम लोग -2 डालेंगे तो कितना मिलेगा? 4। अच्छा, -1 देंगे तो 1। अच्छा, 0 लगाएंगे तो 0, 1 लगाएंगे तो 1, और 2 लगाएंगे तो 4। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि -1 देने से भी क्या आ गया? 1 आ गया। 1 देने से भी क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब एक इन आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है, जैसे ही ऐसे हुआ तो कौन सा कंसेप्ट आ गया? मेनी टू। वैसे भी देखो याद रखना आसान है, 1 टू मेनी तो मेरा होता नहीं है फंक्शन, तो फिर ये क्या हो गया? मेनी टू 1, ठीक है, ये हो गया मेनी टू 1, ठीक है। अच्छा, अब ऑन टू है कि इनटू? अच्छा देखो, इनटू होने से जो सिंगल रह जाएगा, क्या यहाँ पर कुछ सिंगल बचा? 0, 1, 2, 4, 0, हाँ 2 सिंगल बच गया, 0 मिला, 1 मिला, 2 बार 4 मिला, लेकिन 2 मेरा सिंगल बच गया। अगर सिंगल बच गया तो कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन, ठीक है। और अगर सिंगल बच गया तो रेंज में क्या क्या आएगा? रेंज में तो आएगा 4, 1, 0। देखो रिपीट तो लिखना नहीं होता है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे 4, 1, 0, 1, 4, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो रेंज को तो सेट की तरह लिखते हैं, तो रेंज में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। तो 0 आया, 1 आया, 4 आया, लेकिन 2 तो नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेंज जो है वो सबसेट ऑफ 4 होगा। और एक एग्जांपल, एग्जांपल 4, या साइड में लिखते हैं मुझे एग्जांपल। इसमें लिखो a -2, -1, 0, 1 और 2, b 1, 4, 0, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर। भाई सेम चीज ही बताना है तुमको, कर लो करके। मेनी वन ऑन टू, और ऑन टू होने से रेंज और डोमेन इक्वल, इक्वल हो जाए।
अच्छा, एफ में क्या क्या पेयर आएगा? -2 देने से 4, -1 देने से 1, 0 से 0, 1 देने पे 1 और 2 देने से 4। अब देखो मैंने 2 बार 4 लिखा, मेरा ध्यान है, देखो 2 बार 4 लिखा, 2 बार 1 लिखा, ठीक है। आउटपुट तो सेम रहा लेकिन इनपुट बदल गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? मेनी टू 1। पहले जो लिखेंगे आंसर मेनी टू 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं? ऑन टू इनटू, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर कोई सिंगल बच गया है तो यहाँ पर रेंज में क्या है? 140, 1 कवर हुआ, 4 कवर हुआ, 0 कवर हुआ, सारे कवर हो गए। तो सारे कवर होने से रेंज और कोडोमेन क्या हो गया? इक्वल। रेंज और कोडोमेन उसी में इक्वल होता है, किसमें? जिसमें कोई सिंगल बचा नहीं, तो मतलब ऑन टू, ठीक है। और ये हो गया रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ये 4 एग्जाम्पल अगर तुम लोग एग्जाम टाइम में भी देख के जाओगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अगर भूल जाते हो बाई चांस कि क्या क्या होता है तो ऐसे। अच्छा, अच्छा है ये एग्जाम्पल्स, अच्छा है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या हो। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड, जो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होने वाला। नॉर्मली हम लोग इनपुट देते हैं तो हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है, कभी कभार सेम आउटपुट भी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग का वैल्यू कभी भी आउटपुट का चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो लिखो इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज, ठीक है, आउटपुट का वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, इनपुट का नहीं। इनपुट फिक्स्ड होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। सोच के देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, 4 ये x इक्वल 4 बोल दिया था, तो हम लोगों ने लिखा था 4, 1, 0 कुछ भी लिखो। अगर मेरा इनपुट फिक्स्ड हो जाएगा तो वो तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? बार बार रिपीट हो जाएगा। तो ये बात हमें बोले या ना बोले, ये आउटपुट पे एप्लीकेबल होगा, तभी ना वो फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज रिमेन्स constant for any value of pre image, मतलब सीधा बात यही है कि सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, ठीक है। सिंगल लाइन में अगर समझने के लिए बोले तो ये है, डेफिनेशन को अगर नहीं भी देखे हम लोग, मेन बात यही है कि आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, इनपुट कुछ भी डालते जाओ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो लिखा 20, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 कितना आएगा फिर बोलो? क्योंकि इसमें तो एक्स तो फंक्शन कर नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ एक्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ होता तब ना यहाँ 1 2 का इम्पैक्ट आता। जब यहाँ एक्स रिलेटेड कुछ प्रोसेसिंग में है ही नहीं तो वो तो उस पर काम करेगा नहीं। तो ये कितना आएगा? 20। अच्छा, अगर एफ ऑफ -2 भी लिखते हो तो कितना आएगा? भाई 20 आएगा। कुछ भी कर लो, क्योंकि ये जो -2 या 1 है ये किसका वैल्यू है? एक्स। जब मेरे प्रोसेसिंग में एक्स का कुछ कंसेप्ट है ही नहीं तो एक्स का तो मुझे कुछ इम्पैक्ट मिलेगा नहीं, तो इम्पैक्ट लेस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, कुछ भी दो। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिया, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो और ये फंक्शन बन जाएगा। कैसे? देखो, अगर हम लोग इसको सेट में लिखे तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1, 20। और इसके लिए क्या लिखेंगे? -2, 20। कुछ और लिखोगे तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन तो बन गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, हमारा जो क्या बोलते हैं इसे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, ये बन गया। अच्छा, ये कैसा फंक्शन बना बोल सकते हो? मेनी टू वन बनेगा कि 1 to 1 बनेगा? 1 to 1 तो कभी नहीं बन सकता है। मेनी टू वन तो बनेगा ना, क्योंकि देखो एक आउटपुट का अनेक इनपुट है, ठीक है। बी 20 ही मेरा आउटपुट रहेगा, 20 ही मेरा आउटपुट रहेगा। इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमें ऐसा भी तो पूछ सकता है ना, तो हमें चारों तरफ से दिमाग चलाना है, ठीक है। हमें अगर कंसेप्ट पता चल गया तो इसको हम लोग मेनी टू वन है कि 1 to many वो भी बोल सकते हैं अपने से, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया मेनी टू वन। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन का मतलब ऐसे लिखो, टू फंक्शन
two functions f and g are said to be equal if f इक्वल g। ठीक है, अगर इक्वल होता है तो इस तरीके से फंक्शन में लिखा जाता है। अब इक्वल कब होता है, कंडीशन ये है इफ दे हैव द सेम डोमेन and they satisfy the condition f of x equal g of x for all x। for all x एग्जाम्पल देते हैं, पहले लिख लो। दो फंक्शन f और g अगर इक्वल होता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है f इक्वल g या फिर f ऑफ x इक्वल g ऑफ x, दोनों ही लिख सकते हैं। अब ये तभी होता है, दो फंक्शन इक्वल तब होता है जब दोनों का डोमेन सेम। ठीक है, तो वो अभी एग्जांपल से समझ लेंगे कि दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं। डोमेन का मतलब कौन सा सेट, फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट हमारा इक्वल। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो f जो फंक्शन है वो a टू b में है, ठीक है, और g जो फंक्शन है वो मान लो p टू q सेट में हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, a, और इसका डोमेन क्या हुआ, p। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बोला है, कंडीशन a इक्वल क्या होगा, p। ये बनेगा अगर हम एग्जाम्पल जो है इक्वल फंक्शन क्या बोलते हैं, हाँ इक्वल फंक्शन का दे रहा है, तो मेरा क्या होना चाहिए, a टू p होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी भी लिखा है क्या होना चाहिए, सेम डोमेन होना चाहिए। तो a में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो p में भी रहना चाहिए। अब जैसे कि देखो मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू 2x। ठीक है, तो मुझे बताओ f ऑफ 4 कितना होगा, 8, क्योंकि 2 तो अपना कांस्टेंट रहेगा, x में क्या प्रोसेस करवाना है, 4 पुट करके, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं g ऑफ x इक्वल टू, ऐसे लिख दिया, मान लो 8x बाई 4। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, g में x का वैल्यू क्या देना चाहिए, क्योंकि मेरा डोमेन सेम होगा, तो यहाँ 4 दिए है तो यहाँ भी कितना देना पड़ेगा, 4, क्योंकि वो इनपुट सेट होता है। अब देखो कि ये भी 8 आता है कि नहीं, कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स हुआ, देखो, और एफ ऑफ 4 का जो वैल्यू आया, जी ऑफ 4 का भी हम लोग का सेम वैल्यू आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है, अब डेफिनेशन पढ़ो, पहला क्या बोला है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो लिखने का तरीका है। दो फंक्शन इक्वल तब होगा अगर जैसे एक फंक्शन एफ है दूसरा जी है, तो एफ इक्वल जी अगर हमें दिख रहा है तो इक्वल फंक्शन है। दूसरा, दोनों का सेम डोमेन होना चाहिए। अच्छा, डोमेन का मतलब इनपुट सेट, तो मैंने यहाँ भी क्या दिया है 4, यहाँ भी क्या दिया है 4। अब आगे का लाइन क्या बोला है, देखो बोला है दे सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमेशा एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो भी वैल्यू ले लो, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे इसमें भी 4 देने से जितना आ रहा है इसमें भी 4 देने से उतना ही आएगा, इक्वल दोनों में इक्वल देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा डोमेन सेट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 5 दोगे यहाँ 5 दोगे, देखो यहाँ 10 आएगा ना, यहाँ भी तुम लोग का 10 आएगा। 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 40 बाई 4 कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, 3 किया था, ठीक है, 4, 5, 5 तक किया था ना, 5 तक कर लिया था, एक बार चेक करोगे, नहीं तो मुझे यहाँ चेक करना होगा। देख 5 तक हो गया था ना, ये देखो मैंने, हाँ चलो देख लिया मैंने, ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक लगातार हुआ था, उसके बाद मैंने 10 स्टार्ट किया था। ठीक है, 5 तक हो गया था। अच्छा, 6 का आंसर बोलो, द डोमेन ऑफ 1,7 2,6 इज पी। डोमेन का मतलब इनपुट सेट। ठीक है, इनपुट सेट मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, कुछ भी याद रखो, कोई भी एक चीज याद रखो ना, तो 1 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। 7 सी का 6 नंबर से स्टार्ट किया हम लोगों ने,
इसमें पूछा था डोमेन। डोमेन का मतलब क्या क्या होता है, इनपुट सेट होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है। तो डोमेन हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट में क्या है 1, दूसरे वाले में क्या है 2, तो यहां से क्या लिखेंगे 1,2 और ये ऑप्शन हमारी जिसके साथ मैच होगा वही वाला टिक कर देंगे, सी हो गया। सेवेंथ नंबर बोलो, रेंज दिया है 30201000। रेंज, अच्छा इस फंक्शन सेट का, ये तो फंक्शन सेट है, उसका रेंज कौन सा है, तो रेंज मतलब क्या होता है। हाँ, हाँ फंक्शन सेट का जो सेकंड एलिमेंट है वही हम लोग का क्या होता है रेंज होता है। तो सेकंड एलिमेंट क्या है 0000, ठीक है, लेकिन कौन सा आंसर होगा, सी होगा, बी होगा, बी, सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर जो है दो चीज मैटर नहीं करता है, एक होता है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉलो वाला एग्जांपल अगर याद है, FOLLOW, मैंने वहां पर बोला था अगर इससे तुम लोग लेटर को चूज करके सेट में लिखोगे तो FOLW लिखोगे, ना तो 2 बार O लिखोगे ना तो 2 बार L लिखोगे। इसीलिए 0000 हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि सेम है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दो चीज। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे बी। 7 का आंसर हम लोग का हो जाएगा रेंज ओनली। अच्छा, इसके बाद 8th नंबर पे बोल रहा है द डोमेन एंड रेंज ऑफ x comma y such that y equal x का स्क्वायर where x comma y belongs to R is। अच्छा, देखो बोला है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये फंक्शन है, ठीक है, ये ऐसे करके बनेगा जहां पर एक्स वाई जो है आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा डोमेन रेंज क्या होगा, मतलब डोमेन और रेंज में क्या ऐसा रिलेशन होगा रियल नंबर और नेचुरल नंबर, रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल, नन ऑफ। उसके लिए फंक्शन लिखो और फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ इनपुट पुट करो तो समझ जाओगे। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स कॉमा y such that y का वैल्यू y इक्वल x का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में मेन जो क्वेश्चन है यही है हम लोग का, ठीक है। इससे हमें बताना है कि रेंज और डोमेन कैसा बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पर तुम लोग कुछ भी इनपुट आउटपुट डालो, जैसे कुछ भी डालो, जैसे यहाँ पर हम बी, बी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग x का वैल्यू 1 देते हैं तो y कितना आएगा 1। अगर x का वैल्यू -1 देते हैं तो y कितना आएगा 1। अच्छा, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 देते हैं तो y कितना आएगा 4। और x का वैल्यू अगर -2 देंगे तो y कितना आ जाएगा 4। या फिर कुछ और दो, जैसे 0 देने से दोनों में ही क्या आएगा 0 0। अच्छा, और एक लिख लेते, चलो 3 दिया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज हो सकता है लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अच्छा अब देखो मुझे एक चीज बताओ कि y मेरा क्या है आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या, रेंज। हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड एलिमेंट मतलब रेंज, वही तो मेरा y होता है x कॉमा y में, यही तो मेरा रेंज है, ठीक है। तो रेंज का वैल्यू क्या मेरा कभी भी नेगेटिव आएगा, तुम लोग ये बताओ, क्योंकि y इक्वल एक्स का स्क्वायर है तो x का वैल्यू तुम लोग नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, 0 दो, पॉइंट दो, कुछ भी दो, पॉइंट में नेगेटिव दो, प्लस दो, कुछ भी दो, y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव तो आ नहीं सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेरा जो रेंज है वो क्या आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और जो मेरा इनपुट सेट है यानी कि डोमेन सेट है वो मेरा क्या होगा रियल नंबर होगा। रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है ना, रियल नंबर में क्या क्या आएगा इंटीजर भी आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, और क्या बोलते हैं उसे नेचुरल नंबर आ जाएगा, सारी चीज रैशनल इरेशनल। जैसे -2/3 दे दो तो भी तुम लोग का 4/9 ही आएगा। तो ये फिक्स्ड हो गया ना, नॉन नेगेटिव होगा, इसलिए सबसे परफेक्ट आंसर इसमें ये होगा बी हम लोग। तो इसमें लिखेंगे बी हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आफ्टर स्क्वेयरिंग always we get पॉजिटिव वैल्यू, है ना। कोई भी स्क्वेयरिंग का फंक्शन हो हम लोगों को हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट के लिए बन रहा है तो हम लोग का पॉजिटिव क्या बनेगा सेकेंड एलिमेंट, यानी
रेंज। ठीक है, तो रेंज हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होगा, इस रेस्पेक्ट में हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये हम लोगों ने 8th नंबर किया। अच्छा, 9th नंबर में दिया है लेट द डोमेन एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स। अच्छा, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोगों ने 10 किया था, तुम लोग यहाँ पर एक बार देखो, हम लोगों ने 10 11 किया था और उसके बाद 14 10 11 किया था, 9 को करवाते हैं बाद में। 10 11 और 14 किया था। अच्छा, इसमें ये g ऑफ f ऑफ है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया बीच में। चलो ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। हेडिंग करो कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज को कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। तो यहाँ पर फंक्शन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो कंबाइन कर देंगे, तो फिर कंबाइन करने के लिए हमें कितने चीज चाहिए, मोर देन वन चीज चाहिए। ठीक है, मोर देन वन फंक्शन को जब हम लोग लिखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा, सपोज एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, और g ऑफ x, मैंने दो फंक्शन लिया क्योंकि दो के बिना तो कंबाइन किसे करें, 2 से 3 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो ही वाला सीखेंगे, वही हमारे लिए काफी। मुझे बताओ f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 कितना होगा और g ऑफ 4 कितना होगा। देखो, 2 अपना फिक्स रहेगा, इनपुट में x के जगह 2 चला जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, और g4 का मतलब, हाँ 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मान लो एफ ऑफ मैंने ए लिखा, बोलो तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए लिखा है तो कितना आएगा, मतलब एक्स की जगह तुम लोग को क्या देना है, ए देना है। हाँ, ये देखो 2 ए, इनपुट में ए चला गया, एक्स की जगह में 3, तो 2a प्लस, यहाँ एक्स की जगह जो दोगे इधर भी एक्स की जगह वही दे देना। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड में जहां जहां एक्स रहेगा वहां पर एक्स का सेम वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, अब मान लो g ऑफ a कितना है, g ऑफ a हो जाएगा 3, और इनपुट में हम लोग का a, तो हो गया 3। अच्छा, अब और एक लिखते हैं f ऑफ 5a, बोलो कितना, और g ऑफ 3a। देखो, 2 इंटू 5a हो जाएगा x के जगह पे, और ये +3 हो गया, मतलब 10a प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3a मतलब 9। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने ऐसे लिखा इसके बाद, अब कॉम्पोजिट बताते, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर मैंने क्या सिखाने का कोशिश किया तुम लोग को, इनपुट देने से वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यहाँ मैंने x के जगह जो दिया, इधर भी मैंने देखो x के जगह पे वही सारी चीजों को पुट किया, सेम यहाँ पर भी मैंने वही सिखाने का कोशिश किया। ठीक है, अब अगर f के जगह हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, g ऑफ x। ठीक है, तो मैंने किसके जगह पे दिया है, g के जगह पे नहीं दिया है, f के जगह पे जो x है उसके जगह मैंने g ऑफ x दिया है इनपुट। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे gx देंगे, जैसे इधर 2 दिया तो इधर भी 2 दिया, तो सेम तरीके से अगर इधर f ऑफ g ऑफ x दोगे तो इधर भी क्या देना पड़ेगा, x के जगह पे g ऑफ x। ठीक है, प्लस ये 3 अपना जैसा है वैसा रहेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर g ऑफ x का वैल्यू कितना है, अब g ऑफ x का तो अपना एक वैल्यू है, पुट करो 3x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, यही हो गया कंबाइन वाला फंक्शन। ये ऊपर का जो इतना लिखवाया वो ये प्रैक्टिस के लिए कि इधर जो डालोगे इधर भी उतना ही डालना है। तो उसी हिसाब से अगर f में इनपुट x के जगह gx जा रहा है तो इधर भी मेरा gx जाएगा, लेकिन gx का अपना एक वैल्यू हमारे पास था तो हम लोगों ने लिख दिया। अगर मान लो इसका वैल्यू हमारे पास नहीं होता तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता, 2gx प्लस 3, क्योंकि वैल्यू था
तो हम लोगों ने वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? ये इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ की जगह सिर्फ ऐसे 0 एक लगता है और ये जी ऐसे लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये तुम लोग बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तुम लोग बताओ, इसको कैसे लिखोगे? फिर इस तरीके से कैसे लिखोगे इसको? अगर एफ ऑफ जी लिख रहे हो, इसको क्या लिखोगे? जी ऑफ ए, उल्टा लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जी, एक ओ और यहाँ पर एक एफ, ऐसे हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का आंसर क्या होगा बोला? जैसे ये सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व करें। हाँ, सिक्स एक्स प्लस 9 होगा। देखो जी, ठीक है, जी एक्स में मैंने क्या इनपुट डाला है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी के इधर अगर एफ ऑफ एक्स डाला है तो इधर भी तुम लोग को क्या डालना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स। तो 3x की जगह क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का एक वैल्यू है इस क्वेश्चन में जो मैंने दिया है 2x प्लस 3, तो इसको लगाओ 6x प्लस, ठीक है, 6x प्लस 3। कॉम्पोजिट फंक्शन ये है, ये ऊपर का कोई कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं था, इसको मत कंफ्यूज हो जाओ, ये जस्ट सिखाने के लिए कॉम्पोजिट फंक्शन ये वाला है। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, तुम लोग करके बताओ, ठीक है, कि क्या आंसर होगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो है 7x प्लस 5, जी ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ जी कितना होगा ये बताओ, कैलकुलेट। एंड जी ऑफ ए, दोनों ही निकालो, जी ऑफ ए ये भी निकालो। एक ही चीज करो, इधर जो पुट करोगे इधर भी वही पुट करना है तो ही कर पाओ। एफ ओ जी का मतलब होता है कि एफ बाहर रहेगा, अंदर जी ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से चलना। एक भी नहीं हुआ? अच्छा, एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ में एक्स के जगह मुझे क्या इनपुट देना है? जी ऑफ एक्स। तो 7x प्लस 5 है, तो से एक्स में क्या लिखोगे? जी ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस 5 लिख दो, सिंपल।
अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू पता है कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो देखो कितना आता है 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5, तो कितना आ गया, ऐड कर लो 12। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका, इधर जो पुट करोगे इधर भी वही पुट कर देना। और जी ओ एफ का मतलब जी बाहर रहेगा अंदर हो जाएगा, ये एक्चुअली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो हमें जी जी के फंक्शन में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स देना है, तो इधर एक्स के स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता है तुम लोग को, क्या है 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, हाँ प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab, 2 इंटू 7x इंटू 5। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम एक बार फिर से बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो 49x का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 हो गया, और ये मेरा 5 इंटू 2 10 इंटू 7 78 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ठीक है, आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉमिनल फॉर्मूला है, पूछा जा सकता है। एक ही चीज ध्यान में रखना है, इधर जो पुट करोगे इधर भी वही पुट करना, और वैल्यू मिल जाए तो फिर उसको दोबारा उसके साथ सब्सटीट्यूट कर दो तो फिर आंसर मिल जाए। अच्छा, इसका मतलब देखो कॉम्पोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो मैंने तुम लोग को ये दिखाया। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाए। ठीक है, अब अलग अलग क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे करके तो तुम लोग को ये समझ लेना है, ऐसे भी सिर्फ दे सकता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी दे सकता है, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, दो मतलब ये सभी मेरा कंबाइंड फंक्शन है, ये है एफ के अंदर जी और ये जी के अंदर एफ। ठीक है, ये वाला हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ये तो सीख ही गए हो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, लिखने का इतना सारा तरीका हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 10 हम लोगों ने कर लिया था, 11 कर लिया था, 12 नंबर देखो कॉम्पोजिट का ही है। ये देखो अब समझ में आएगा ना कि ये कॉम्पोजिट का है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम लोग को निकालना है, एफ ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स दे दिया है, तो देखो क्या होगा आंसर। बी 1/x, 1/x। ठीक है, करके देखो 1/x आता है ना, तो बी बोल सकते हो। ए यार, हम खोले देख लेंगे। हाँ, ये ए, अच्छा ठीक है, चलो ए आंसर आ रहा है, देख लेते हैं ए होगा कि नहीं। हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, निकाल। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब एफ के अंदर जी ऑफ एक्स जाएगा। ठीक है, तो एफ में एक्स के जगह हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखोगे, g ऑफ x लिख दो। ठीक है, अब g ऑफ x का अगर वैल्यू पता है तो उसको सब्सटीट्यूट करो, तो कितना लिखोगे x माइनस 1/x। अब इसको सॉल्व करो जैसे नॉर्मल मैथ्स में सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम करो, ये x हो गया माइनस x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट और माइनस प्लस का ध्यान रखना है तुम लोग को, ये 1 हो गया, x माइनस माइनस में प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/x, यानी 1 इंटू एक्स बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा x। देखो समझ में आया, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है। 12 का आंसर हो गया ऑप्शन बी।
और एक है इसके बाद कॉम्पोजिट फंक्शन का ही 13 का। देखो बोला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अभी जो क्वेश्चन लिखे थे ना 12 और 13 सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोला था, यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला। अब देखो कितना आंसर है। माइनस एक्स। माइनस एक्स तो ऑप्शन है नहीं था, लेकिन है ना बी হবে एक्स হবে। ठीक है, आंसर मुझे इतना लग रहा है नन ऑफ दिस नहीं है, तीनों में से ही कोई एक है। तो बी देखना पड़ेगा, बी होगा ना। देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है, ठीक है। तो जी में मुझे इनपुट क्या डालना है, एफ ऑफ एक्स। तो जी इसमें एफ ऑफ एक्स दिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो कहाँ कहाँ एफ ऑफ एक्स लिखोगे, एक्स माइनस वन की जगह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और नीचे भी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। ठीक लिखा है मैंने। और नीचे कितना आ जाएगा, वही एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू वन डिवाइडेड वन माइनस एक्स। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, यहाँ पर वन माइनस एक्स, वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ब्रैकेट लगाओ, अगर गलत होने का चांसेस लगता है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस रहे कि बिना ब्रैकेट के सही कर लेंगे तो ही ब्रैकेट, ये देखो माइनस, ये देखो मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वन माइनस एक्स। और ये चेंज कर देते, ऊपर वन माइनस एक्स और नीचे वन आ गया। तो देखो आंसर क्या है, और प्लस माइनस ये ना मैं आगे बोलना फटक ख्याल रखता, ये गलत हो जाएगा। अगर ब्रैकेट दे के करो, अगर लगता है कि चांसेस है कि गलत हो जा सकता है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो ही बिना ब्रैकेट के करो। तो 13 का आंसर बी हो जाए। दोनों सेम क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन दोनों का ही मतलब क्वेश्चन डेटा सेम था, एक में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन दोनों का आंसर हम लोग का क्या आया, सेम ही आया, ठीक है, एक सी आया दोनों का आंसर। अच्छा 14th वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अच्छा अब जो क्वेश्चन है वो इनवर्स फंक्शन का है। तो देखो इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन, तो इसका लिख लो डेफिनेशन। इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, क्या क्या फीचर्स होता है वो हम लिखवा देते हैं कि एक फंक्शन अगर ए टू बी में डिफाइन हो रहा है इस तरीके से, तो हम लोग उसे इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। क्या तरीका है, फॉर प्री इमेज एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लिख लो बता देंगे। नाउ इफ वी मेक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम B to A such that f of y gives x, then this another function is inverse of f denoted by f to the power minus 1. It is
applicable only for bijection function. लिख लो पॉइंट, एक एक चीज समझ में आएगा एग्जाम्पल से. देखो एग्जाम्पल A 2 5 9 11, B 7 16 28 और 34. फंक्शन कुछ ऐसा है if such that a to b f of x 3x plus 1. ठीक है, 3x plus. अब हम इसको मैपिंग की तरह लिख के दिखाते हैं. ए में क्या क्या है, 2 5 9 और 11. ठीक है. अच्छा, बी में है हम लोग का 7 16 28 और 34. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम लोग 2 इनपुट देते हैं, अब मैपिंग करेंगे. बोलो 2 इनपुट देने से कितना आएगा. 7 तो इसको इसके साथ लिंक करना. अच्छा, और अगर 5 इनपुट देंगे तो कितना आएगा, 16, तो इसको इसके साथ मैपिंग करवाओ. अच्छा, अगर 9 इनपुट देते हैं तो कितना आएगा, 28, तो इसको इसके साथ मैपिंग करवाओ. और 11 इनपुट देते हैं तो कितना आएगा, 34, तो इसको इसके साथ मैपिंग करवा. ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल है. अच्छा, अब अगर हम ऐसा बोले, इधर मान लो मैंने एक और मैपिंग किया. ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया 2, ये वाला लिखा 2 5 9 और 11. ठीक है, इसको मैंने ए ही नाम दिया. अब यहाँ पर 7 मेरा क्या हो गया, इनपुट. ठीक है, 7 इनपुट देने से, सॉरी 7 इनपुट देने से नहीं, हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से होगा, उल्टा रीड करेंगे. ठीक है, मतलब वही देखो 2 इनपुट देने से ही मेरा कितना आएगा, 7 आएगा. ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, ऐसे ऑपोजिटली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स. ठीक है, ये एफ इनवर्स हो, ये एफ इनवर्स हुआ. ये तो मैंने जस्ट ड्रॉ करके बताया, और भी बताते हैं. देखो इसमें ये फंक्शन क्या हुआ बोलो तो, ये जो फंक्शन है ये हम लोग का ए टू बी है. ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसके नीचे जगह है, ये देखो, ये जो दोनों फंक्शन के बीच में क्या हुआ, इफ सच दैट ए टू बी. ठीक है, और ये जो दो बना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी टू ए. और इसको एफ नहीं बोल के क्या बोलना पड़ेगा, एफ इनवर्स बी टू ए, ऐसे बोलेंगे. ठीक है, ये दोनों जो है मैपिंग, इसमें हम लोग का क्या आया, ए टू बी, और इधर वाले में हम लोग का क्या आ गया, बी टू ए. ठीक है, ये बी टू ए हो गया. अच्छा, ये तो हो गया मैपिंग के साथ. अच्छा, अब हम लोग अगर यहाँ पर लिखे, देखो कि हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन. स्टेप्स क्या होता है इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने. ठीक है, पहला स्टेप 1, राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y, in the form of y. Step 2, find value of x from equation
इन स्टेप 1 और स्टेप 3 इंटरचेंज एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो? वाई लिख सकते हैं। फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट कर सकते हैं। क्यों बोलो तो? क्योंकि इसमें एक्स का इनपुट दोगे तो वाई का ही आंसर आएगा, इसीलिए एफ ऑफ एक्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वाई भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई। फंक्शन को वाई के फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे क्या करना है? वाई इक्वल टू 3x+1। फिर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x रखो, बाकी सारे डेटा को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो कितना आंसर आएगा? x इक्वल कितना आएगा? इस इक्वेशन को सजाओ, सजा के अरेंज करके बोलो x इक्वल कितना आएगा। ये देखो, इधर 3x+1 लिखो, इधर y लिख दो, फिर लिखो 3x इक्वल कितना हो जाएगा? y-1। फिर x इक्वल कितना हो जाएगा? y-1/3। तो ये मेरा स्टेप 1 को रिलेट किया यहां से यहां तक, ठीक है। और ये बाकी जो ये जो आया, ये मेरा कौन सा स्टेप को रिलेट किया? स्टेप 2 को। अब क्या बोला है देखो, स्टेप 3 में इंटरचेंज x एंड y, मतलब x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो। तो इसको क्या लिखेंगे इसके बाद? y इक्वल x-1/3। अच्छा, ये इनवर्स फंक्शन हम लोग का सच में एक्टिव हुआ कि नहीं, वो हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सच में सही है कि नहीं वो हम बताते हैं। जैसे कि देखो, a का वैल्यू 2, 5, 9 और 11, ठीक है। b का वैल्यू 7, 16, 28 और 34, ठीक है। फंक्शन मैंने ले लिया है वही वाला जो भी मैंने सिखाया, एफ ऑफ एक्स जो है 3x+1। जिस एग्जाम्पल से समझा है उसी एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, देखो। अच्छा, अब यहाँ पर पुट करो तुम लोग ए और बी को, ए और बी को पुट करो, ठीक है। हाँ, पुट करो 2, 5, 9 और 11, ठीक है। अच्छा, बी में क्या क्या जाएगा बोलो? 7, 16, 28 और 34। अब देखो मैपिंग बनता है कि नहीं बनता है फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम लोग 2 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा? 7। अच्छा, अगर 5 देते हो तो कितना मिलेगा? 16। अच्छा, अगर 9 देते हो तो कितना मिलेगा? 11 देते हो तो कितना मिलेगा? 34, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन ए टू बी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका इनवर्स प्रूफ करके दिखाना है कि ये होगा कि नहीं। तो एफ इनवर्स ए बी टू ए होगा, ठीक है। ये मेरा बी, ये ए। एफ इनवर्स कैसे हो जाएगा? अगर एफ ए टू बी है तो इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा? बी टू ए। तो बी टू ए मेरा बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ, यहाँ पर। तो रूल्स के हिसाब से ए में क्या क्या है वही देख देख के लिखो। कितना है? 2, 5, 9, 11। और रिलेशन इनवर्स का कुछ ऐसा होगा कि 7 के साथ किसका होना चाहिए? 2 का, 16 के साथ 5 का, 28 के साथ 9 का और 34 के साथ 11 का, ठीक है। और ये हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करके देखते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ इनवर्स कितना होगा? x-1/3। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का फंक्शन एफ इनवर्स x कितना है? जैसे एफ ऑफ एक्स 3x+1 है, एफ इनवर्स x कितना है? x-1/3। अब इसमें तुम लोग पुट करो x का वैल्यू और देखो y का वैल्यू आता है कि नहीं। अब x का वैल्यू कौन सा है? अब ये इन दोनों में ये इनपुट था, ये हम लोग का क्या हुआ? आउटपुट। अब ये दोनों में ये क्या है और ये क्या है? आउटपुट इनवर्स। अब तुम लोग इसको खुद से चेक करके देखो सच में ये इनपुट आउटपुट वैलिड होता है या नहीं होता है। जैसे सबसे पहले क्या इनपुट डालोगे? 7। लाइन बाय लाइन डाल के देखो। 7-1/3 कितना हो गया? 2 हुआ वैलिड, ठीक है। इसीलिए ये इसके साथ वैलिड होता है।
फिर यहाँ पर देखो 16 डालो, 16 माइनस 1/3 कितना हो गया 5, और 28 देने से 9, देखो सारा सेटिस्फाई कर रहा है। और 34 देके देखो, 34 माइनस 1/3 11, देखो हुआ, सारा सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ठीक है, इसीलिए ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे इनवर्स, मतलब ये जो मैंने प्रोसेस बोला ये सही है, इसका प्रूफ हो गया कि अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टेप वाइज करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमें सही इनवर्स फंक्शन का आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, अब इस डेफिनेशन को एक बार देखो, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन होता है फॉर प्रीमेज एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई, बोल रहा है कि प्रीमेज कौन सा है इन दोनों में, ए, ठीक है। बोल रहे प्रीमेज जो है, जो कि एक्स है, प्रीमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई, मतलब इसका ही फंक्शन का आंसर क्या आएगा, ये वाला जो कि वाई होगा। नाउ इफ वी मेक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, अगर हम लोग बी टू ए में डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर एफ ऑफ वाई क्या देगा मुझे, एक्स देगा, उल्टा देगा। अभी तक हमें क्या दे रहा था, एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा था, वाई दे रहा था। तो अगर हम लोग बी टू ए डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ वाई मुझे क्या देगा, एक्स देगा, देखो वही वाई, ये मेरे लिए पहले क्या था, वाई था, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई मुझे क्या दिया, एक्स दिया, इससे ये आया ना, तो एफ ऑफ वाई हमें क्या दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक है। अच्छा, देन दिस अनदर फंक्शन इज इनवर्स, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एफ, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स, ठीक है। और बोला है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ बाइजेक्शन फंक्शन पे। तो मुझे एक चीज बोलो, बाइजेक्शन फंक्शन कौन सा था, तुम लोग चेक करके, हाँ अरे वो बोलो, हाँ दोनों का मिक्स्ड अप, जो वन वन भी होगा, ये देखो मैंने ऐड करके कहीं एक लिखवाया ना तुम लोग को, काफी सारा चीज लिखवाया है आज, तो मिल जाएगा तुम लोग के कॉपी में भी, ऐड करके लिखवाया, शायद इसमें लिखवाया, ब्लू कलर से लिखा था, कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखो, वन वन और ऑन टू, या फिर मतलब वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, अगर ये होता है वन वन ही मेरा इंजेक्टिव, मतलब वन टू वन मैपिंग हो रहा है, या फिर हम लोग का ऑन टू का मतलब क्या था, जिसमें सारे पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ये दोनों चीज होता है तो ही होगा बाइजेक्टिव। इसका हम प्रूफ दिखाते हैं, देखो कैसे, समझाने के लिए बताते हैं, ठीक है। क्यों बाइजेक्शन फंक्शन पे ही ऐसा पॉसिबल है, वो तो देखो थियोरेटिकली याद रखोगे, सही याद रहेगा, टिक कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे मान लो 2, 3, 5 और 7, और बी में मैंने ले लिया 10, 15, 25, 35 और 4, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया 5x। अच्छा, अब ए मैपिंग करेंगे, ए में क्या क्या लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, और बी में क्या क्या लिख देंगे, 10, 15, 25, 35 और 40, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैपिंग किसके साथ कौन जाता है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3 पुट करोगे तो 15 आएगा, 5 पुट करोगे 25 आएगा, 7 पुट कर दोगे 35 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या हमें 40 मिल सकता है, नहीं, ठीक है। अगर मुझे 40 नहीं मिलेगा तो उस केस में मेरा फंक्शन का क्या चेंजेस होगा, बोलो। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा, ऑन टू होना चाहिए, कहाँ चला गया मेरा, फिर से बाइजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, हाँ तो उसका फीचर्स याद है, देखो क्या होना चाहिए, वन वन, वन वन हुआ, यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट हुआ, एक आउटपुट तो रह गया, ठीक है। हाँ तो फिर हाँ वो वन वन तो हुआ, लेकिन क्या ऑन टू हुआ, नहीं हुआ, लेकिन दोनों होगा तो ही क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो अगर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोला था कि बाइजेक्टिव अगर होगा तो ही वो हम लोग का इनवर्स फंक्शन होगा। अब ये इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं होगा, ये देखो, ये इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम लोग बी टू ए करोगे वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
कैसे नहीं होगा चेक करके देखते हैं। अगर हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो पहला स्टेप क्या है, फंक्शन को y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर x इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, x इक्वल टू सारा डेटा लेफ्ट हैंड साइड x लिखना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा y बाई 5। अब इंटरचेंज करो, y इक्वल टू क्या लिखोगे, x बाई 5, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा 15 देते हैं तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 25 दोगे तो कितना मिल जाएगा, और 35 देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। लेकिन 40 देने से कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन मेरा वो सेट तो ए के साथ बराबर होना चाहिए ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, इसीलिए बोला है कि हम लोग का क्या होने से एकमात्र ये इनवर्स फंक्शन हो सकता है, ये वाला। हाँ ये देखो क्या लिखा है मैंने, बाइजेक्शन फंक्शन। और बाइजेक्शन होने का क्या कंडीशन था, हाँ। तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे पेयर्स बनने चाहिए थे ना, सारे पेयर्स बनने चाहिए थे ऑन टू होने के लिए। क्या क्या था बाइजेक्शन का, फिर से बताओ, ऑन टू प्लस 1, ठीक है। तो क्या ये ऑन टू बन रहा है, नहीं। ऑन टू में क्या होना चाहिए, सारे पेयर्स, मतलब कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए। यहाँ अगर सिंगल रह गया तो फिर ये तुम लोग देखोगे तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट हो गया। ओनली फिर 1 1 में पॉसिबल है, और हम लोग का ऑन टू में ही पॉसिबल है। मतलब एक फंक्शन ऑन टू और 1 1 होगा तो ही वो क्या हो सकता है, इनवर्स फंक्शन। और इसका मतलब हम लोग ऑपोजिटली ये भी तो बोल सकते हैं कि फिर वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये भी बोल सकते हो, एंड बाइजेक्टिव, मतलब सभी सभी के साथ लिंक है। अगर ये हुआ तो बाइजेक्टिव होगा। ये हम लोगों ने ये ऐड करके जो लिखा था उसका कंसेप्ट यही था। और ये बाइजेक्टिव होगा तो ही इनवर्स हो सकता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं हो सकता, है ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ से जितने भी इनवर्स फंक्शन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 19 20, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 16, और ये रेंज मुझे सिखाना पड़ेगा, 16 19 और 20, ये ट्राई करके देख सकते हो। 16 19 और 20 ये ट्राई करके देख सकते हो। ये तीनों ही इनवर्स फंक्शन का है। तुम लोग को करना क्या है, इतना कुछ दिमाग फिलहाल नहीं लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तुम लोग को सिर्फ सबसे पहले फंक्शन को y इक्वल टू लिखोगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में x रखोगे, सारे डेटा को इधर ट्रांसफर कर दोगे, कांस्टेंट वैल्यू हो या y हो। फिर उसके बाद इंटरचेंज करोगे, y के जगह x लिख दोगे, x के जगह y लिख दोगे, कोई ना कोई ऑप्शन से तुम लोग का मैच हो जाएगा। और मे बी नन ऑफ दिस हुआ तो फिर नन ऑफ दिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।